Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. बच्चे, आज हम इस वीडियो में लर्न करेंगे टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर। पिछले वीडियो में हमने सीखे थे इसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हमने लर्न किए थे। और इस वीडियो में हम सीखेंगे तकनीकें जो F.W. टेलर ने दी। बच्चों, F.W. टेलर ने, जैसा मैंने बताया, नॉट ओनली उसने फंक्शनल मैनेजमेंट के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए, बल्कि कुछ ऐसी तकनीकें भी दी जो वर्कर्स की, जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। बच्चे, F.W. टेलर का मत था कि हमें यदि उन तकनीकों का प्रयोग किया जाए तो हम वर्कर्स के जो कॉस्ट है, काम करने की जो है, उसको कम कर सकते हैं और प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स थी जो F.W. टेलर ने दी। नंबर 1, फंक्शनल फोरमैनशिप, क्रियात्मक फोरमैनशिप। बच्चे, इस टेक्निक के अनुसार F.W. टेलर सजेस्ट करते हैं कि फैक्ट्री को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। और वो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे? एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक प्लानिंग डिपार्टमेंट। नब क्या कहता है F.W. टेलर कि ऐसा करने से ऐसा होता है कि जो लोग हैं, कुछ लोग हैं वो प्रोडक्शन में माहिर हैं, प्रोडक्शन करने में उनकी रुचि है, और कुछ का जो रुचि है वो योजना में है, प्लानिंग में है। तो जो वर्कर्स हैं उनको हमेशा ही प्लानिंग से जो है दूर रखना चाहिए, ताकि वो अपना जो पूरा ध्यान है वो फोकस अपने प्रोडक्शन पर कर सकें और जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। ऐसा F.W. टेलर का मानना था। दूसरे, टेलर ने भी सुजेस्ट किया कि जो हमारा जो नियोजन को निष्पादन से अलग रखना चाहिए तथा नियंत्रण हेतु 8 फोरमैन होने चाहिए। 8 फोरमैन, जिनमें से 4 नियोजन में और 4 प्रोडक्शन में होने चाहिए, उनका भी मत था। और वो कैसे होने चाहिए? जो सुपरवाइजर जो हैं वर्कर्स के ऊपर, वो उनका जो वर्कर्स जो उनका जो एक्सपर्ट होने चाहिए, जिस फील्ड में वो काम करते हैं उनका एक एक्सपर्टाइज होना चाहिए और स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो एक काम को उन्होंने कहा कि अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं, तो हर एस्पेक्ट में अलग अलग उसमें स्पेशलिस्ट होगा। तो टेलर ये सुजेस्ट करते हैं कि कोई भी फोरमैन है जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, हॉनेस्ट एंड स्पेशलिस्ट एंड एनर्जेटिक होना चाहिए, और उसकी उस काम में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए जो ऐसे जो उसको वो कर रहा है। तो ही उसने कहा कि जो 8 लोग हैं, 8 फोरमैन होने चाहिए, यानी कि प्लानिंग में 4 प्लानिंग में और 4 प्रोडक्शन में होने चाहिए। तो एक वर्कर्स को गाइड करने के लिए उसने 8 लोगों को लगाया। तो उसका हम आगे एक टेबल देखते हैं। टेबल के आधार पर इसमें दिया गया है कि प्लानिंग ऑफिसर्स में जो योजना का है एंड प्रोडक्शन में 4 लोग हैं। एक रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, डिसिप्लिनरियन है, एंड इन प्रोडक्शन में एक गैंग बॉस है, स्पीड बॉस है, रिपेयर बॉस है एंड इंस्पेक्टर है। एंड नीचे इसके एक वर्कर्स हैं, ये सभी से जो है ये ऑर्डर लेते हैं। तो इसको हिंदी में मैंने इस प्रकार से किया है, नियोजनाधिकारी। अब हम इसको एक एक को जो है वो डिस्कस
करते हैं नियोजन विभाग को सबसे पहले निर्देश कार्ड क्लर्क। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, एज द नेम सुजेस्ट, इसका क्या काम है? कार्य के साधारण अनुदेशों को देने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट द जॉब, टू कैरी आउट द जॉब, जो भी काम है उसको करने के लिए उसको निर्देश देना है। एंड नेक्स्ट है कार्यक्रम मार्ग क्लर्क। तो जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो जो यहाँ पर जो क्लर्क होगा, जो रूट वो बताएगा, हमें उसको फॉलो करना है। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स द स्टेप्स, वो कौन सा रास्ता होगा वो बताएगा कि जॉब को करने के लिए सीक्वेंस कौन सा होगा, उस सीक्वेंस को जो स्टेप्स कौन से होंगे, एंड विल बी डिसाइडेड बाय द रूट क्लर्क ओनली। एंड नेक्स्ट है समय एवं लागत क्लर्क। कार्य के समय तथा लागत को ये निर्धारित करता है। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग अप द टाइम टू कंप्लीट, जो भी कोई काम करने का जो कंप्लीट एक जॉब दिया है उसमें जो कितना समय और कितनी उसके ऊपर कॉस्ट लगेगी उसको एनालाइज करना और उसके लिए टाइम फिक्स करना और उसको कब वो स्टार्ट करेंगे और कब उसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जो जॉब है उसमें कितना समय लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, ये निर्धारित करेगा समय एवं लागत क्लर्क। एंड बेटा नेक्स्ट है अनुशासक डिसिप्लिनरियन। तो अनुशासन अधिकारी सारा काम सिस्टेमेटिक वे से चल रहा है, इसका पूरा ध्यान रखता है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से कार्य के निष्पादन के लिए जो है वो अनुशासक जो है वो है ऑफिसर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दूसरा जो बेटा विभाग है वो है उत्पादन विभाग। उसमें भी उसने 4 अधिकारी बताए FW टेलर ने। नंबर 1 है गति नायक, स्पीड बॉस। तो स्पीड बॉस का क्या काम है? वो कहते हैं ही सेज दैट कार्य के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करता है। जो गति नायक है वो ये देखेगा कि जो जॉब है वो उसको पूरा होने को सुनिश्चित करता है। एंड ही विल अश्योर स्पीड से काम चल रहा है एंड टाइमली कंप्लीशन से उसको जो है वो हो रहा है, टाइमली उसका जो है वो देखेगा कि वो टाइमली उसको ख़त्म कर रहे हैं जो वर्कर्स हैं काम को। एंड नेक्स्ट है टोली नायक। टोली नायक जिसको जैसा नाम है गैंग बॉस, तो पूरी गैंग का जो बॉस है। सो ही अरेंजेस ऑल द मशीन्स, इसका काम क्या है? सभी मशीनों, ही अरेंजेस ऑल द मशीन्स एंड व्हाट रिसोर्सेज टूल्स विच रिक्वायर्स टू परफॉर्म द जॉब, ताकि डिले ना हो और जॉब जो है परफॉर्म करने में उसका जो भूमिका है उसमें जो है वो उसमें कम लगे। तो एक सारा काम जो है ये टोली नायक का है, संसाधनों की जो रिसोर्सेज हैं उनको ठीक व्यवस्थित ढंग से रहें। एंड नंबर 3 जो है वो मरम्मत नायक, रिपेयर बॉस। जैसा नाम से ये लग रहा है कि मशीनों व उपकरणों को कार्य करने की स्थिति में रखना, कोई भी जो है रिपेयर किसी में है तो उसको अप टू डेट रखना। तो जैसे ही हैज़ टू लुक ऑफ द रिपेयर्स ऑफ ऑल मशीन्स, और वो वर्किंग कंडीशन में है ये पूरा उसको ध्यान में रखेगा ताकि जो कार्य करने में कोई मुश्किल ना आए। एंड नेक्स्ट है निरीक्षक, इंस्पेक्टर। जैसा इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर का काम होता है इंस्पेक्शन करना एंड चेक करना। तो ही विल चेक द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो जो उत्पादन में जो गुणवत्ता है, जैसे स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए थे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्या वो उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो आ रहे हैं और उस क्वालिटी के हैं जो हमने डिसाइड किया है। तो ये जो है हमने बच्चे यहाँ पर ऊपर देखा 4 जो हैं ये 1 2 3 एंड 4 जो हमारे पास थे प्लानिंग के थे, एंड 4 ही हमारे पास इसके प्रोडक्शन के थे, और ये 8 जो है ऐसा FW टेलर ने सुजेस्ट किया। एंड जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया था 4 जो थे 4 थे इसमें, वैसे ही इसमें FW टेलर ने किया कि ये ऐसा करने से क्या होता है कि जो वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूवमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और काम की जो प्रोडक्टिविटी है
और उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो उसमें बढ़ेगी, ऐसा उसका मानना था। नेक्स्ट है नंबर 2 जो है इसका कार्य का मानकीकरण एवं सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन एंड सिंपली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कार्य का प्रमापीकरण। तो इसके अनुसार जब उसने कहा कार्य के प्रमापीकरण के बारे में उसका क्या कहना था, ही सेज दैट एफडब्ल्यू टेलर सेज दैट स्टैंडर्ड फिक्स होने चाहिए हर एक चीज के लिए। क्या होने चाहिए? स्टैंडर्ड फिक्स होने चाहिए। कहाँ से स्टैंडर्ड होने चाहिए? अपनान्यता आकार प्रकार गुण वचन मापों आदि को निर्धारित करने से है। इससे संसाधनों की बर्बादी कम होती है तथा कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। कार्य को उत्पाद की अनावश्यक विविधताओं को समाप्त करके सरल बनाया जा सकता है। और उनका वो मानना था कि जैसे हम रॉ मटेरियल आते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, उसको फिनिश्ड गुड्स में परिवर्तित करते करते फिर हमें बिल्स पेबल प्राप्त होते हैं, कैश प्राप्त होता है बिल्स पेबल होने के बाद। तो जो स्टैंडर्ड हैं सारे उसके करने के लिए वो फिक्स होने चाहिए। और जो टूल हम सेलेक्ट करते हैं, मशीन सेलेक्ट करते हैं, सबके स्टैंडर्ड होने चाहिए। और जो उसका जो साइज है, वेट है, और किस प्रकार का वट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट है, हम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग क्या करने वाले हैं, और उसका भी पूरा जो है वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम स्कूल बैग बनाना चाहते हैं, तो स्कूल बैग का क्या है, उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसकी टाइप क्या होगी, ऐसे सारी बातें जो है वो पहले से ही डिसाइड होनी चाहिए। एंड उनका मानना था कि ये जो स्टैंडर्ड हैं ये हमें जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उनकी विशेष के आधार पर नहीं होने चाहिए, थंब रूल के आधार पर नहीं होने चाहिए, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं होने चाहिए, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड उसके लिए अपनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड। मतलब मीन्स कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी। जैसे कुछ टेक्निक का मतलब है कि कुछ हमें इसमें क्या करना चाहिए, कुछ वर्क स्टडी टेक्निक्स अपनानी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में बेटा। एंड तो नेक्स्ट है यस सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जो काम है जो वर्कर्स का, वो सरलीकरण का अभिप्राय उत्पादों के अनावश्यक प्रकार, टाइप्स, गुणवत्ता, आकार, वजन आदि को समाप्त करना है। तो जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है उन सबको हटा देना चाहिए। इलिमिनेट ऑफ अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसमें प्रोडक्शन में, उसमें हमारे उसमें फैक्ट्री में, उनको सबको हटाना चाहिए। एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत सारे, जो उनका साइज टाइप जो है उनको हटा देना चाहिए। सपोज करिए जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं कि एक शू कंपनी है, उसने बहुत सारे जो है वो नंबर हैं शूज़ के वो रखे हैं, कुछ पॉइंट्स में हैं, कुछ ऐसे हैं। तो एफ डब्ल्यू टेलर कहता है कि वो जो ऐसे नंबर हैं जो कम बिकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि उनको, उनका जो साइज है, कट दैट साइज जो है उसको हमें कम कट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी और एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट भी उसके जो है वो इंक्रीज होंगे। और जो हमें रॉ मटेरियल है वो भी उसमें कम उसमें लगेगा। एंड मशीन भी वो अच्छे से काम करेगी, लेबर और लेबर की जो है वो भी हमें जो है वो कम पड़ेगी। तो ऐसा उनका मानना था। तो हमें जो है वो इसको सरलीकरण करके उसको करना चाहिए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कोई पेपर मेकिंग जो है वह प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो 100 टाइप्स ऑफ पेपर बनाते हैं, कोई फोर है, कोई लीगल साइज है, कोई दूसरे प्रकार है। और हम देखते हैं कि कोई बड़े बड़े पेपर हैं, वो 100 टाइप्स पेपर हैं, तो सारे उतने उनकी सेल नहीं हो रही है। तो हमें वो उनको बनाने में जो है उनका साइज जो है कम कर देना चाहिए, और हमें 10 टाइप के पेपर बनाने चाहिए जिनकी ज़्यादा सेल होती है। तो हमारे इससे कॉस्ट वेस्ट जो है वो भी रिड्यूस होगी, एंड दे कैन हैव द पॉजिटिव इफेक्ट जो है उसके ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें अपना जो है सिंप्लीफाई इसको करना चाहिए। इससे जो है फैक्ट्री में जो है और एफिशिएंसी और जो, तो बच्चों ये थे एफ डब्ल्यू टेलर द्वारा दिए गए कुछ टेक्निक्स। होप आपको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।